अब हम देखते हैं मेटेलिक रेडियाई। मेटेलिक रेडियाई बेसिकली क्या है, यहां पर जब हमने कोवलेंट की बात की थी तो कोवलेंट में दो एटम्स ओवरलैप कर रहे थे, तो वहां पर जब ओवरलैप करेंगे तो न्यूक्लियस बिल्कुल पास पास होगा, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो पास पास होगा तो कुछ इस तरीके से था, कैसे, ऐसे, है ना। तो यहां पर जो न्यूक्लियस है वो इस तरीके से था, क्लियर। अब इसकी हाफ डिस्टेंस को हम ले लेते थे कोवलेंट रेडियाई, लेकिन मेटल में ऐसा नहीं है, मेटल में ओवरलैप नहीं होता मेटेलिक बॉन्ड में, यहां पर कुछ इस तरीके से होगा और यहां पर जो डिस्टेंस होगी उसकी हम ले लेते हैं हाफ, क्लियर, उसकी हाफ ले लेंगे। तो यहां पर जो हाफ निकलेगी, जैसे हमने यहां पर टोटल निकल गई ये P निकल गई और यहां पर ये निकल गई Q, ठीक है। तो यहां पर जो Q/2 है ये हमारी क्या है, रेडियस ऑफ कोवलेंट, कोवलेंट रेडियस हाफ करना है, ठीक है। अगर हम मेटेलिक रेडियस की बात करें, मेटेलिक रेडियस की, तो मेटेलिक रेडियस में क्या हो जाएगा, P/2, ठीक है। तो ये हमारी हाफ डिस्टेंस P/2, दैट इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस, दैट इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस। तो यहां पर ओवरलैप नहीं होता, एटम्स मेटेलिक बॉन्ड में ओवरलैप नहीं होते, ना ही आयोनिक में होते, ठीक है। तो यहां पर हमें ये चीज देखनी है। सबसे पहली बात, वंडरवाल रेडियाई सबसे बड़ी होगी, ये ऑर्डर पूछ लेते हैं, तो वंडरवाल रेडियाई सबसे बड़ी होगी। अब कोवलेंट और मेटेलिक में क्या ऑर्डर होगा, तो ऑब्वियस क्या, मेटेलिक की ज्यादा होगी। तो अगर हम ऑर्डर पूछ लें, तो अगर हम ऑर्डर पूछे तो क्या बताओगे आप, जो हमारी वंडरवाल होगी, वंडरवाल रेडियाई सबसे बड़ी होगी, फिर हमारी मेटेलिक रेडियाई होगी और फिर हमारी कोवेलेंट रेडियाई होगी। क्लियर हो रही बात की नहीं, तो ये नोट कर सकते हो आप, बिल्कुल, तो ये नोट कर लो। तो ये ऑर्डर होगा वंडरवाल रेडियाई, देन मेटेलिक रेडियाई, देन कोवेलेंट रेडियाई का, क्लियर। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। अब यहां से बेसिकली आता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या आता है, यहां पर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कुछ चीजें हमें समझनी होंगी, हमें यह भी समझना होगा क्या क्या फैक्टर इस रेडियस पे, मेटेलिक रेडियस पे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो मेटेलिक रेडियस पे अफेक्ट करते हैं, तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑन मेटेलिक रेडियस वो पढ़ते हैं। तो अब देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारे एटॉमिक रेडियाई पे अफेक्ट करेंगे। हमने एटॉमिक रेडियाई पढ़ ली, अभी कौन कौन सी पढ़ ली हमने अभी पढ़ ली है कोवेलेंट रेडियाई, दूसरी वंडरवाल रेडियाई, तीसरी हमने पढ़ ली है कौन सी, मेटेलिक रेडियाई। अब बची है आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई बहुत सिंपल है, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स यहां पर एटॉमिक रेडियाई में अफेक्ट करेंगे, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं। तो वो फैक्टर्स हैं, पहला है नंबर ऑफ शेल्स। तो जब एटम में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं तो ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल्स क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी। जैसे हमारा ये एटम है तो इसमें हमारे दो शेल हैं, ठीक है। जैसे हमने मान लिया लिथियम, लिथियम में दो शेल है ना। सोडियम में हमारी तीन शेल हो जाती, कितनी शेल हो जाती, तीन। तो अब यहां पर देखो ये साइज बढ़ता है, लिथियम अगर हम ग्रुप 22 चले, ठीक है, पहले ग्रुप की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। तो यहां पर अप टू डाउन नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स की वजह से एटॉमिक रेडियाई का बढ़ना निश्चित है ना। इसको हम डिटेल में देखेंगे। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस के अंदर चार्ज, चार्ज किसकी वजह से आता है, प्रोटॉन्स की वजह से। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे न्यूक्लियस के अंदर तो वहां न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, और जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो वो आउटर शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, वहां पर भी वेरिएशन आएगा। वेरिएशन का मतलब किस वजह से, जैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो हमारा क्या होगा, साइज छोटा होता जाएगा। ये बात ग्रुप की थी नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की। जब पीरियड की बात करें, जैसे हम बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो जब पीरियड में जा रहे हैं हम तो यहां पर दो ही शेल हैं। लिथियम में भी दो शेल है, 2,1 है, बेरिलियम में 2,2, 2,3, मतलब ना यहां पर लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा है, पीरियड की बात कर रहा है। जब भी हम बात कर ले न्यूक्लियर चार्ज की, तो न्यूक्लियर चार्ज हमारा इफेक्ट ज्यादा करता है किसमें, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट करता है पीरियड में, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट नहीं है, यहां नंबर ऑफ शेल्स से देखते हैं ग्रुप में। तो यहां पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो लेफ्ट टू राइट पीरियड में साइज छोटा होता जाएगा ड्यू टू
कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जो आउटर मोस्ट शेल है वो इलेक्ट्रॉन्स उसके जो न्यूक्लियस है उसको पुल अप करेगा अपनी तरफ, तो अट्रैक्ट करेगा, तो साइज धीरे धीरे लेफ्ट टू राइट पे छोटा होता जाएगा, है ना। लास्ट है हमारा स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट ये क्या है भाई? ये नई चीज है और ये आती है आपके स्कूल के एग्जाम्स में भी आएगी, और इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं, नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए ये टॉपिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चंस जो ऑर्डर के हैं वो पूछ सकते हैं ज्यादातर। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट से क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, हम यहां पर अभी छोटा मोटा समझा देते हैं, फिर हम एक एक स्टेप को डिटेल में समझेंगे। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बेसिकली क्या है कि हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है और यहां पर ये शेल्स है, तो ये आउटर मोस्ट शेल है, ये आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे और इनर शेल में भी इलेक्ट्रॉन होंगे। इनर शेल हमारी पूरी कंप्लीट होगी, ऑक्टेट कंप्लीट होता है तभी तो आगे वाली शेल्स में बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, उसी में भरेंगे। तो जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होने के साथ साथ यहां पर जो उसके अंदर वाली शेल है इसके इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, थोड़ा सा रिपेल करेंगे या शील्ड करेंगे या स्क्रीन बना लेंगे अपने। तो जैसे हम ऐसे खड़े हो गए तो पीछे ऐसे पूरे सभी लोग खड़े हो गए, हम लोग हाथ जोड़ गए, तो पीछे वाले लोग देख नहीं सकते, तो यहां पर हमने एक स्क्रीन बना ली और पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा, और सेम चार्ज है दोनों के, ये भी इलेक्ट्रॉन्स है वो भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनर जो अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर वाली शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल भी करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो स्क्रीनिंग भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं, यहां पर दोनों काम हो गया। स्क्रीन का मतलब एक शील्ड करना, तो ये टोटल स्क्रीन में ही आ जाता है, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हो तीनों, फिर हम डिटेल में देखेंगे। यहां पर हम देखेंगे पहला पॉइंट है दैट इज नंबर ऑफ शेल्स। तो नंबर ऑफ शेल्स के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ शेल्स हमारा ज्यादातर काम करता है ग्रुप में, तो नंबर ऑफ शेल्स में क्या है, लार्जर द नंबर ऑफ शेल ऑन एन एटम दैट शोज लार्जर साइज। तो हम एटम में देख लेंगे जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा हुआ, जिसके मतलब शेल ज्यादा हुए, ठीक है, तो वहां पर उसका साइज बड़ा होगा, उसका साइज हम देखते ही पता कर लेंगे कि हाँ इसका साइज बड़ा है, क्लियर। अब जो दूसरा पॉइंट है दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज काम करता है, हम देखते हैं यहां पर पीरियड में, तो पीरियड में क्या है, न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, अभी हमने बताया था। तो न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है ना, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो देखो ऑन इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा मतलब प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे न्यूक्लियस के अंदर, तो ऑफ एन एटम एटॉमिक साइज गेट ऑन डिक्रीजिंग, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साइज घटता जाएगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल बात कर सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखो स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट क्या है, बेसिकली स्क्रीनिंग काम कर रहा है, देखो ये स्क्रीन की बात कर रहा है, या शील्ड की कह दो तो शील्डिंग का काम कर रहा है ना। शील्ड का मतलब छिपाना, है ना, ग्रहण बोल सकते हो, इक्लिप्स बोल सकते हो। तो यहां पर अगर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें, स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट हमारा किस तरीके से न्यूक्लियर चार्ज पर, मतलब न्यूक्लियर पावर पर इफेक्ट करता है, कैसे वो वर्क करता है। तो न्यूक्लियर अगर पावर की बात करें, जैसे हमारा ये एटम है, ठीक है, ये हमारा एटम हुआ, ठीक है, तो एटम हुआ, तो ये हमारा न्यूक्लियस इसका, जो इसको इफेक्ट लगाना चाहिए था इस पे आउटर मोस्ट शेल पे, वो उस हिसाब से नहीं लगा पाता, ठीक है, उस हिसाब से नहीं लगा पाता। उसकी वजह क्या है, जैसे हम आपको एक एग्जांपल दें, कोई सेलिब्रिटी आई अपने एरिया में, ठीक है, कोई फोटोशूट के लिए, ठीक है, तो अगर वो आई और हम लोग का क्या लग गया, झुंड, तो जब झुंड लग जाता है कुछ बड़ी चीज जिनके लिए हम ज्यादा डेस्परेट हैं, तो झुंड लग जाता है सोसाइटी में, तो अगर झुंड लग गया तो पहली शेल बन जाती है, पहला कवर कर लेते हैं लोग, ठीक है, फिर दूसरी शेल बन जाती है, फिर तीसरी शेल बन जाती है ना। हम मान ले रहे हैं कि ऑर्डर में लगे और शेल्स वाइज लगे, तो जब शेल्स वाइज लगे तो जो आगे वाला ऐसे हम खड़े रहेंगे, तो जो पीछे वाली शेल्स में होंगे इलेक्ट्रॉन, जो आदमी पर्सन होंगे, तो वहां पर वो जाने नहीं देंगे, वो ऐसे ऐसे झांकेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। तो जो पीछे वाली शेल्स में होंगे इंसान या पर्सन होंगे, तो वो इस तरीके से झांकेंगे, आगे वाली शेल्स को जाएंगे उस तरफ। जैसे वो कोई सेलिब्रिटी को हम मान ले रहे हैं क्या,
ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, तो अट्रैक्ट कर रहा है हम लोगों को। तो जब हम जाएंगे वहां पर तो जो शेल्स लगे हैं वो पर्सन पीछे को क्या करेंगे, अरे हटो हटो, तो ये क्या कर रहे हैं, ये रिपल कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। आप भाई वही रहो, हम पहले आए तो हमारी पहले अपॉर्चुनिटी होगी, है ना। तो ये इस तरीके से चीज यहां पर वेरी करती है, इस तरीके से काम करता है ना। तो उसी बेसिस पे अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हैं, है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को। अब ये ज्यादा इफेक्ट करेगा जो बिल्कुल बगल वाले हैं, ठीक है। एक तो ये तो शील्ड कर रहे हैं, शील्ड के बाद सेम चार्ज के हैं तो ये रिपेल भी कर रहे हैं, ठीक है, सेम चार्ज के हैं तो ये रिपेल भी कर रहे हैं। न्यूट्रल है, अगर न्यूट्रल होते पार्टिकल्स तो केवल और केवल शील्ड करते हैं, लेकिन यहाँ शील्ड के साथ साथ यहाँ कर रहे हैं रिपल्शन भी कर रहे हैं, तो ओवरऑल शील्डिंग इफेक्ट में आ जाता है ये पूरा, है ना। तो शील्ड का काम कर रहा है। अब जैसे सूरज की रोशनी हमारे पास आती है, लेकिन बीच में चांद आ जाता है, ठीक है, तो ग्रहण लग गया, ग्रहण लग गया तो उसकी रोशनी नहीं आ पा रही, तो वो क्या कर रहा है, सूरज की रोशनी को शील्ड कर रहा है। क्या कर रहा है, वो शील्ड कर रहा है। तो इस तरीके से हम चीजों को यहां पर देखेंगे। तो इसको हम फिर निकालेंगे क्या, जैसे ये न्यूक्लियर चार्ज है हमारा Z, क्या है ये Z, तो अब ये Z है, तो अब क्या करेगा, ये तो Z है लेकिन ये Z काम नहीं कर रहा, ठीक है, ये तो हमारा हो गया Z न्यूक्लियर चार्ज, जो ओरिजिनल न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है। और सिग्मा यहां पर काम कर रहा है, ये बताता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना, ये बताता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्लियर, अब क्लियर होगी बात। अब जो हमें Z इफेक्टिव निकालना है, Z इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको हम Z स्टार से डिनोट कर देंगे, इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, आप खुद सोच सकते हो, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट लग रहा है तो ओरिजिनल से माइनस हो जाएगा वो, है ना। ये जो Z स्टार हमको निकालना है, जो इफेक्टिव आ रहा है, तो इफेक्ट किस वजह से आ रहा है भैया, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से आ रहा है ना, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट माइनस कर दो तो हमारा Z इफेक्टिव आ जाएगा। तो यही करते हैं हम फिर, तो Z स्टार हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, Z माइनस सिग्मा कर देंगे। क्या कर देंगे, Z माइनस सिग्मा। अब Z हमको पता होता है, ठीक है, Z स्टार हमको निकालना होता है, और Z स्टार निकालेंगे कैसे, जब हमें सिग्मा पता होगा। और सिग्मा निकालने के लिए हम कुछ कैलकुलेशंस अभी सीखेंगे कि सिग्मा किस किस तरीके से वेरी करता है अगर अलग अलग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो वहां पर चीजें वेरिएशन आने लगता है। तो वो वेरिएशन अभी हम देखेंगे, इसको नोट कर सकते हो। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे Z इफेक्टिव निकालने के लिए, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालने के लिए। स्क्रीनिंग इफेक्ट बेसिकली क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट तो ये है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस में, इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालो। और आपसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी पूछ सकते हैं, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से आप वहां से क्वेश्चंस भी बहुत जनरेट होते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। पहले इसको नोट करो फटाफट। तो अगर हम यहां पर बात करें कि स्क्रीनिंग इफेक्ट की डेफिनेशन कैसे लिखें, तो इसमें लिखेंगे द इनर लेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज ए शील्ड, वो शील्ड का काम करेगी बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर। दिस इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखो अगर हम बात करें, जैसे हमारा ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस है, ये हमारी शेल्स बनी हुई है। क्या बनी हुई है, शेल्स। अब जो हमारी बिल्कुल आउटर मोस्ट वाली शेल है, इसको बोलते हैं अल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं, अल्टीमेट शेल। तो अगर हमने इसको मान लिया जैसे ये NS है, क्या ये NS या N शेल है, क्या ये N शेल, तो N शेल होगी। अब जो अंदर वाली होगी इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं इसको, पेनल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल जो होती है वो हमारी N-1 होती है। क्या होती है, N-1। और जो और एक और अंदर होती है उसको बोलते हैं प्री पेनल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं, प्री पेनल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं, प्री पेनल्टीमेट शेल। तो प्री पेनल्टीमेट शेल हमारी होती है N-2। तो अब जो अल्टीमेट शेल पे स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा वो लगेगा पेनल्टीमेट शेल के कारण। समझ में आ रही बात कि नहीं, पेनल्टीमेट शेल के कारण। प्री पेनल्टीमेट शेल के कारण भी लग सकता है, लेकिन इफेक्टिव उतना नहीं होगा। जो पास ज्यादा है
वो ज्यादा अफेक्टेड करेगा, है ना। जैसे 3 लेयर बनी थी, तो जो हमारे बिल्कुल पीछे है तो हम उसको फोर्स लगाएंगे ना ज्यादा, जो थोड़ा आगे है वो कम फोर्स लगाएगा। तो यहां पर प्री पेनल्टीमेट शेल अल्टीमेट शेल को कम अफेक्ट करेगी, बजाय पेनल्टीमेट ज्यादा करेगी। तो यहां पर पेनल्टीमेट शेल अफेक्टेड स्क्रीन ज्यादा करती है, शील्ड ज्यादा करती है इसको, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को या अल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को। अगर यहां पर आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाए, यहां पर ऑर्डर पूछते हैं सब शेल में, तो एसपीडीएफ में, यहां पे तो क्लियर हो गया। अब जब सब शेल में अंदर जाते हैं एसपीडीएफ में, तो एसपीडीएफ में कौन अच्छे से शील्ड करेगा, कौन अच्छा स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखाएगा। तो अगर हम एसपीडीएफ का ऑर्डर पूछें, एसपीडीएफ में कौन अच्छे से स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाएगा, ऑर्डर क्या होगा इसका। तो आपको ये पता होना चाहिए, हम आपको बता चुके थे कि पिछले लेक्चर में जब हमारा वो चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और हम आपको ये पता होगा कि एस का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, पी का जो शेप होता है वो डंबल होता है, डी का डबल डंबल होता है, एफ का मल्टी डंबल होता है। तो जो स्फेरिकल शेप में होंगे, सिमेट्रिकल होंगे, वो शील्ड अच्छा करेंगे, वो शील्ड अच्छा करेंगे, पूरा एरिया कवर करेंगे। तो एस का यहां पर सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है, फिर पी का, फिर डी का। जैसे ही डिफ्यूजन बढ़ता जाएगा और ज्यादा, तो शील्डिंग इफेक्ट कम होता जाएगा। जब हमारा डिफ्यूजन कम होगा तो शील्ड अच्छे से करेंगे। क्लियर होगी बात कि नहीं। तो ये ऑर्डर होगा सब शेल के स्क्रीनिंग इफेक्ट का। क्लियर होगी बात, नोट कर सकते हो। फिर हम देखेंगे यहां पर रूल्स कैसे हम कैलकुलेट करें, ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट को कैसे हम कैलकुलेट करें, नोट कर लो इसको। देखो हमें कुछ चीजें समझनी होंगी यहां पर, अगर हमें सॉल्व करना है, सिग्मा निकालना है तो कुछ रूल्स है। जैसे कैलकुलेशंस हमें करनी है सिग्मा निकालने के लिए, क्योंकि हम जेड इफेक्टिव तभी निकाल सकते हैं क्योंकि जेड पता होता है, एटॉमिक नंबर हमको पता है। जेड से हमें माइनस करना होता है सिग्मा, दैट इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट को निकालने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कुछ इस टाइप में अरेंज कर देंगे। 1s का अलग, फिर 2s 2p अलग कर देंगे, फिर 3s में 3d भी आती, तो 3s 3p अलग है, sp का पेयर अलग चलेगा, d अलग कर देंगे। ऐसे 4s में आ जाएगा तो 4s 4p अलग चलेगा, d अलग कर देंगे। तो हमें जो अपने सिलेबस में पढ़ना है, जितने क्वेश्चंस हमारे बनते हैं मेंस नीट में, वो सब इससे ही आ जाएंगे मोस्टली, ठीक है। तो अब जो दूसरा पॉइंट है फॉर n, अगर पहली शेल है दैट इज अल्टीमेट शेल, तो अल्टीमेट शेल के लिए हम सिग्मा 0.35 हम कर लेते हैं और जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसका उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 0.35 n कर देंगे, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर दो यहां पर, वरना तुम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझने लगोगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर भी 0 पॉइंट आएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या बोला है, फॉर n मतलब अल्टीमेट सेल के लिए सिग्मा जो है वी टेक 0.35 इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर देंगे। तीसरा पॉइंट है फॉर n-1, तो n-1 मतलब पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल के लिए सिग्मा हम ले लेते हैं 0.85, तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है फॉर n-2, तो n-2 के लिए हम क्या करेंगे कि 1 हम लेते हैं, फिर जितने भी प्री पेनल्टीमेट शेल हैं सबका 1 ले लेंगे, वो चाहे कोई भी हो। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चंस से और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब जैसे देख रहे हैं यहां पर क्वेश्चंस उठाते हैं सीधे, क्योंकि हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने आने चाहिए, और क्वेश्चंस अगर आ गए समझो कॉन्सेप्ट की पकड़ हमें आ गई है, कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया है बेसिकली, ठीक है। तो अब देखना है यहां पर, अगर हम बात करें, हमें निकालना है सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन का, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s1 3s1 आ रहा है ना। अब यहां पर कुछ रूल्स है, sp अगर s और p में है तो यहां पर कुछ रूल्स अलग है, और d में है और f में है तो यहां पर रूल्स अलग है। वो रूल्स हम
क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते ही समझ जाएंगे। देखो अगर s में है यहां पर तो मतलब ये n है और ये n-1 है और ये क्या है हमारा, ये हमारी कौन सी हो गई है n-2। तो अब हमें 3s वाला निकालना है, मतलब n के लिए निकालना है 3s1 का इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें इसके लिए निकालना है तो इसको तो छोड़ देंगे क्योंकि इस पे ही तो शील्डिंग लग रही है, इस पे ही तो शील्डिंग लग रही है हमारी, तो इसको छोड़ देंगे। तो n-1 क्या हो गया हमारा, दैट इज 2s2 2p6। तो कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करते हैं 0.85 से मल्टीप्लाई। क्लियर हो रही बात कि नहीं। अब दूसरा हमारा ये हमारा 1 से हो जाएगा, तो 1 से हमारा 2 का मल्टीप्लाई, टोटल हमारा सिग्मा यहां पर कितना आ गया, टोटल सिग्मा हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 5 जा 44 और 8 8 जा 64 और 4 कितना हो गया 68, मतलब 6.80 और यहां पर 2 1 जा 2, तो कितना हो गया टोटल हमारा 6.8 इंटू 2 8.8 आ गया हमारा सिग्मा। अब इसको एटॉमिक नंबर से माइनस कर दो तो Z इफेक्टिव हमें निकालना है, तो Z इफेक्टिव कितना हो जाएगा Z माइनस सिग्मा। तो इसका Z इफेक्टिव कितना हो गया 11 माइनस 8.8 कितना हो गया यहां पर, ये हमारा हो गया कितना हो गया 0.2 और 2.2 आंसर आ जाएगा इसका 2.2। हमारा जो Z इफेक्टिव निकलेगा सोडियम के 3s1 के इलेक्ट्रॉन का वो निकलेगा 2.2। क्लियर हो रही बात की नहीं। अब हम समझेंगे एक आध डी वाला कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। अगर देखो यहां पर अगर ये 3s2 हो जाता, मतलब मैग्नीशियम के लिए निकालते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जो था वो एक इलेक्ट्रॉन 0.35 ऐसा काउंट होता, ठीक है। तो 0.35 और हम ऐड कर देते फिर, तो वो मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स हो जाते, मैग्नीशियम का जेड इफेक्टिव निकल आता। तो यहां पर अगर मैग्नीशियम की बात करते, अगर हम मैग्नीशियम की यहीं पर बात करते, ये सोडियम वाला आप लिख लेना स्क्रीन पॉज करके, और यहीं पर अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं ये 3s2, तो 3s2 में एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या लग रहा है, तो इसका जो लगेगा वो 0.35 और आ जाएगा यहां पर 0.35 और यहां ऐड कर देंगे, तो 0.35 इसमें ऐड कर दो और, ठीक है। तो 0.35 ऐड कर देंगे इसमें, तो टोटल हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 9 पॉइंट। अब देखो यहां पर 0.35 ऐड कर दो इसमें, तो कितना हो जाएगा टोटल, ये हमारा 5 रहा और ये 11 रहा, ये 9.15 आ गया। तो 9.15 आप माइनस कर दो किससे 12 से, 9.15 12 से माइनस कर दो क्योंकि एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का कितना होता है 12। अब ये बचा 0.85 मतलब 2.85 आ गया आंसर, कितना आ गया 2.85 Z इफेक्टिव निकल आएगा किसका मैग्नीशियम का। तो जब भी हम ये लेकर चलें तो थोड़ा सा कैलकुलेशंस आप करते चलो, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो कैलकुलेशंस इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैलकुलेशंस इसको बहुत आराम से करना, ध्यान से करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम जेड इफेक्टिव इसका निकाल सकते हैं। एक हम डी का ले लेते हैं, डी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब जब हम डी का कॉन्सेप्ट लेंगे, जैसे डी सब शेल में हमारा इलेक्ट्रॉन है, तब फिर हम कैसे काउंट करेंगे, फिर हम कैसे निकालेंगे। देखो अगर हम डी की बात करें, जैसे हमने ले लिया स्कैंडियम की बात कर लें, ठीक है, स्कैंडियम की बात कर लें, तो स्कैंडियम में बात कर लें या टाइटेनियम की ले लो, टाइटेनियम ले लो, तो टाइटेनियम हमारा क्या हो गया 22, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 फिर 3p6 फिर 4s2 फिर 3d, ये हमारा क्या हो जाएगा 3d। अब d में देखना 3d कितना हो गया 2 हो गया। अब जो d है वो देखो इस तरीके से आएगी, किस तरीके से, d हमारा इस तरीके से आएगी 2 फिर 4s2। अब हम एक डी सब सेल का क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो डी सब सेल में क्या हो जाएगा, डी सब सेल में थोड़ा सा चीज बदल जाती है, एस और पी के लिए सेम रहती है और डी के लिए थोड़ा सा बदल जाती है। ये बेसिकली जो कहलाता है दैट इज कॉल्ड स्लेटर्स रूल, जिस रूल से हम ये सॉल्व कर रहे हैं इसको स्लेटर्स रूल बोलते हैं। तो वहां पर हमने बोला था कि सीधे सीधे काम करेगी, अगर एस और पी में हुई तो आपका 0.35 0.85 0. ये हमारा 1 रहता है n-2 के लिए, देखिए 0.35 n के लिए, 0. अगर n-1 में इलेक्ट्रॉन्स है तो 0.85 आ जाएगा, और n-2 में है इलेक्ट्रॉन्स तो लास्ट इलेक्ट्रॉन में देखना है कौन सी सेल में है, उसके बाद n-1 में 0.85 और 0.1 हमारा सीधे आ जाएगा n-2 में।
अब जो खुद की सेल में है n में है तो उसमें 0.35 का मल्टीप्लाई होगा। अब जब हम d की बात करते हैं तो d में जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, टाइटेनियम का होता है 22, तो लास्ट में जो n है, n तो सबसे लास्ट में आ रही है, तो उसका तो शील्डिंग लगेगा नहीं, इसमें लगेगा किसका, इसका d। तो इससे पहले वाले जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो सबका इसमें 3d में शील्ड करेगा वो। अब वो किस तरीके से करेगा ये हमें थोड़ा सा देखना है। अब देखो जब हम d की बात करते हैं तो जो खुद की सबशेल में है इलेक्ट्रॉन उसका मल्टीप्लाई 0.35 से कर देंगे। तो अब जैसे d है तो d में देखो ये इस तरीके से होती है, तो ये है इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है तो ये इलेक्ट्रॉन भी इसको शील्ड करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन शील्ड करेगा इसको हम शील्ड कर देंगे 0.35 से। जो खुद की शेल में है यहां पर d में ये ध्यान देना है, अगर खुद की शेल में है तो वो 0.35 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 into 0.35। टाइटेनियम हमारा 22 है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम अगर होता तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको शील्ड करते 0.35 से। बस फिर इसके बाद जितने भी रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है सब किससे होंगे, 1 से हो जाएंगे। तो अब रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, 18 हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन, तो 18 into 1 कर देंगे, तो टोटल जो सिग्मा हमारा निकल आएगा सिग्मा 0.35 और प्लस 18, ठीक है। तो टोटल ये कितना निकल गया, 18 प्लस 0.35, 18.35 निकल गया। क्लियर, समझ में आ रही बात कि नहीं। अब हम क्या कर देंगे, 22 से माइनस कर देंगे, 22 एटॉमिक नंबर है, 18.35 से हमने माइनस कर दिया, तो टोटल हमारा कितना निकल आया इसमें, ये 65 हो गया, तो 3.65 इसका आंसर आ जाएगा, 3.65। क्लियर हो रही बात की नहीं। इसका जो जेड इफेक्टिव आ गया वो 3.65 आएगा। जेड इफेक्टिव हम कैसे निकाल रहे हैं, जेड इफेक्टिव निकाल रहे हैं जेड माइनस सिग्मा से, तो जेड माइनस आप सिग्मा करोगे तो कितना निकल आएगा, ये 3.65 टाइटेनियम के बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन का। क्लियर, तो इस तरीके से आप एक दो क्वेश्चन और करना, और कोई डाउट हो तो फिर पूछ सकते हो आप, सारे चीजें खुली हुई हैं टेलीग्राम पे, आप भेज सकते हो क्वेश्चन, हर चीज में भेज सकते हो क्वेश्चन, हमसे पूछ लो, फोन कर लो, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट है। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया, एक एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया स्कैंडियम का या वेनेडियम का ले लिया, तो वेनेडियम में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर हो गए तो फिर इसका काउंट होगा, ठीक है, इसका काउंट होगा, तो ये 2 का मल्टीप्लाई 0.35 से हो जाएगा, तो ये कहां पहुंच जाएगा, इसका 0.7 होगा, 0.7 ये 18.7, 18.7 हम माइनस कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 3.3 आंसर, इसका जो 3.3 निकलेगा यहां पर। क्लियर हो रही बात की नहीं, इसको नोट कर सकते हो अच्छे से। फिर देखते हैं, अगर यहां पर हम आयनिक रेडियस की बात करें, आयनिक साइज की बात करें, तो आयनिक रेडियस, आयनिक साइज हम देख लेते हैं। तो आयनिक बेसिकली क्या काम करता है, इट इज डिफाइंड एज इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द center of the nucleus of the ion up to which it exert influence on electron cloud। मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जहां तक इसका पहुंच रहा है वहां तक का डिस्टेंस न्यूक्लियस से हम इसमें क्या मानते हैं, एटॉमिक रेडियस या आयोनिक रेडियस। क्लियर, समझ में आ रही होगी बात, क्लियर। अब जैसे हमने एक बात कर ली, जैसे हमारा एक एटम है ए, ठीक है, और उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ए प्लस की बात करिए, तो जो ए प्लस होगा, जो कैटायन होगा, वो न्यूट्रल एटम से हमेशा छोटा होगा। क्लियर, तो ये ज्यादा बड़ा होगा। क्लियर हो रही बात की नहीं। अब बेसिकली क्या है, ये पहला इसका कॉन्सेप्ट है कैटायन का, तो कैटायन हमेशा पेरेंट एटम से छोटा होता है साइज में, ठीक है। अगर हम कैटायन की बात करें, क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन हमारा निकल जाता है तो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, यहां पर वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो फिर जो कैटायन है वो उसकी जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो 11 प्रोटॉन है, तो वो साइज क्या कर देगा, न्यूक्लियर पावर बढ़ गई तो साइज क्या कर देगा, छोटा कर देगा, और यहां पर कैटायन का साइज छोटा हो जाता। अगर हम दूसरे सेकेंड हैंड बात करें एनायन की, अगर ये एटम है और ये ए पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा साइज बढ़ जाएगा। क्यों, साइज क्यों बढ़ जाएगा इसका, क्योंकि ओवरऑल जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो कम हो जाएगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं।
तो यहां पर उस बेसिस पे हम देख सकते हैं, तो इसका साइज एनायन का साइज हमेशा बड़ा होता है न्यूट्रल एटम से और कैटायन का साइज छोटा होता है न्यूट्रल एटम से। अगर हम टोटल पूरा ऑर्डर बनाएं तो A प्लस का साइज सबसे छोटा, फिर न्यूट्रल एटम और फिर ये A का नेगेटिव वाला। अगर सेम एटम की बात है तो फिर ये ऑर्डर आएगा। क्लियर हो रही बात की नहीं? इसको नोट कर सकते हो। हमारी सारा एटॉमिक साइज सारे टाइप के खत्म हो गए हैं, मेटेलिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस और क्या, वन डर रेडियस। सारी कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए। यहां पर क्वेश्चंस तुमको लगाने हैं, बस क्वेश्चंस लगाओ, पूछो जो डाउट हो। डाउट पोर्टल खुला हुआ है, वहां पूछो, ठीक है, और इसको कंप्लीट कर लो।